Hello everyone, welcome to IQTab. So let's start with the newspaper analysis for 31st of March. Now first things first, let's understand कि आज हमें कौन कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है। देखिए सबसे पहले विल टॉक अबाउट द बिम्स्टेक समिट जो कि रिसेंटली हो रहा है। इसका फिफ्थ समिट अभी रिसेंटली हुआ है, तो उसके बारे में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड विल टॉक अबाउट श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर हम जानते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखा है, उसके कारण उसी के मतलब रिस्पेक्ट में रिसेंटली हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो रिसेंटली श्रीलंका में गए हुए हैं। वहाँ पे उन्होंने अपने विजिट्स वगैरह किए हैं और उसमें बहुत सारे डिफरेंट पैक्ट्स वगैरह साइन हुए हैं, तो उसके बारे में हम समझेंगे। थर्ड विल टॉक अबाउट अ मैरीटाइम एक्सरसाइज दैट हैज बीन कंडक्टेड बाय इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम यानी कि आईओएनएस, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। और सेकंड चीज हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसको हम बात करेंगे इसके बारे में। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट सरिस्का टाइगर रिजर्व जिसके अंदर रिसेंटली वाइल्ड फायर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, तो इसके बारे में जो चीजें इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम समझेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन जहां हम बात करने वाले हैं बिम्स्टेक के समिट के बारे में। इसका रिसेंटली फिफ्थ समिट जो हुआ है वो रिसेंटली हुआ है, उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए बिम्स्टेक का जो पांचवा समिट है फिफ्थ समिट है, इट हैज रिसेंटली टेकन प्लेस इन कोलंबो यानी कि श्रीलंका के अंदर रिसेंटली हुआ है। यानी कि इसका होस्ट कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, दैट इज श्रीलंका राइट नाउ। बिम्स्टेक जो होस्ट कर रहा है दैट इज श्रीलंका, ठीक है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है कि बिम्स्टेक चार्टर यहाँ पर रिसेंटली साइन हुआ है। देखिए चार्टर जो होता है एक टाइप का रूल्स होता है, एक रूल बुक होता है जो कि रिसेंटली साइन किया गया है। जस्ट रिमेंबर बिम्स्टेक जब से बना है अभी तक उसका कोई भी चार्टर फाइनलाइज नहीं हुआ था। फॉर द फर्स्ट टाइम 2022 के अंदर जाकर इसका चार्टर फाइनलाइज हुआ है, उसके कारण ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। और बिम्स्टेक के चार्टर के अंदर ये लिखा हुआ है कि हर एक मेंबर कंट्री जो होंगे दे विल मीट एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में एटलीस्ट एक बार सबको मिलना है और जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उनको सॉल्व करने के बारे में बात करना है, राइट। अब देखिए जैसे ये चार्टर साइन हुआ ना उसके कारण क्या हुआ, बिम्स्टेक को एक टाइप का इंटरनेशनल लेवल का रिकॉग्निशन मिल गया। अब इसका अपना खुद का एक एम्बलम है, खुद का अपना एक फ्लैग है, और उसके कारण बिम्स्टेक जो है पहले एक जो एक बहुत ही लो लेवल का एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन था उसकी वैल्यू अचानक से इंक्रीज हो गई है ना। उस पर्टिकुलर चार्टर में इन्होंने अपने सारे के सारे पर्पस, प्रिंसिपल, इन सब चीजों को पहली बार मेंशन किया है। हर एक चीज को यहाँ पर सामने रखने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली क्या क्या करना है, किसको किसको करना है ना। इस चीज के लिए देखिए जो पर्पस और प्रिंसिपल है ना, अब व्हाट बिम्स्टेक डिड वाज, बिम्स्टेक ने पहला काम ये किया कि उन्होंने क्या किया, अपने जितने भी उनके प्रिंसिपल्स वगैरह थे उन सबको डिवाइड कर दिया। अपने जितने भी टोटल 7 मेंबर कंट्रीज है ना, हर एक मेंबर कंट्री को कुछ ना कुछ उन्होंने असाइनमेंट्स दे दिए, बेसिकली कुछ ना कुछ सेक्टर जो है हर एक को दे दिया, जिसमें से इंडिया को सिक्योरिटी का पिलर मिला हुआ है। लेट मी शो यू कि किस पर्टिकुलर कंट्री को क्या मिला है। देखिए इस पर्टिकुलर चार्ट को देखिए, इस चार्ट में आपको मालूम चलेगा दीज आर द 7 कंट्रीज। अगर आप बिम्स्टेक की बात करेंगे तो ये देखिए जो आपका जो फर्स्ट 5 वर्ड है, फर्स्ट 5 वर्ड वो एक एक कंट्री को यहाँ पे सिग्निफाई करते हैं। बी मीन्स बांग्लादेश, ठीक है, देन आई मीन्स इंडिया, एम मीन्स यहाँ पर म्यांमार, देन एस मीन्स श्रीलंका, टी मीन्स थाईलैंड। ये 5 कंट्रीज हो गए। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव 2 मोर कंट्रीज दैट इज नेपाल एंड भूटान। जस्ट रिमेंबर द नेम्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अब देखिए बांग्लादेश यानी जो फर्स्ट कंट्री है उनको ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट का जितने भी जिम्मेदारी है वो सब दी गई है, यानी कि बिम्स्टेक के अंदर जितना भी ट्रेड वगैरह इंक्रीज करना है उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन टेकन अप बाय बांग्लादेश। ऑलराइट, सेकंड इज भूटान। भूटान को यहाँ पे एनवायरमेंटल से रिलेटेड और जितने भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी डिसीजंस वगैरह लेने हैं वो सब भूटान लेगा ऑन द बिहाफ ऑफ इंटायर जो ग्रुप है। थर्ड इज इंडिया। इंडिया को यहाँ पर सिक्योरिटी का मेन काम दिया गया है, जिसके अंदर काउंटर टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम जो हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनर्जी से रिलेटेड कोई भी इशूज, इन सब चीजों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, मतलब इंडिया को बेसिकली टाइप की जिम्मेदारी दी गई है। नेक्स्ट कम्स म्यांमार। म्यांमार को यहाँ पर एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी की सारी चीजें दी गई है। नेपाल को यहाँ पर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट यानी कि जो कल्चरल कॉन्टैक्ट है, कल्चर, टूरिज्म, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, इन सब चीजों को इंक्रीज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। देन वी हैव श्रीलंका। श्रीलंका को रिसेंटली साइंस, टेक एंड इनोवेशन इस चीज में आगे बढ़ना है, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, हेल्थ हो गया, एचआरडी हो गया, इन सब चीजों को आगे लेके चलना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। एंड फाइनली वी हैव थाईलैंड। थाईलैंड को यहाँ पर कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए दिया गया है। सो वी हैव 2 डिफरेंट मतलब ऐसे कंट्रीज है, नेपाल एंड थाईलैंड, जिनको यहाँ पर कनेक्टिविटी यानी पीपल टू पीपल जो कल्चर रिलेशंस है उसको इंक्रीज करने के लिए दिया गया है। बट द पॉइंट इज की द वन थिंग दैट कैन बी आस्क्ड इन प्रिलिम्स इज इंडिया वाला। तो इंडिया को क्या दिया गया, सिक्योरिटी यानी कि काउंटर टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम, डिजास्टर मैनेजमेंट और एनर्जी। ये कुछ ऐसे सब टॉपिक्स हैं जो कि इंडिया को दिए गए हैं काम करने के लिए, और इसी फील्ड में इंडिया सारे के सारे डिसीजंस वगैरह ले सकता है। तो एक चीज तो आप समझिए कि यहाँ पर चार्टर की बात करें तो चार्टर के अंदर क्या क्या चीजें साइन हुई ये आप समझ गए। नो अपार्ट फ्रॉम दिस चार्टर बिम्स्टेक के सारे कंट्रीज ने आपस में मिलकर एक मास्टर प्लान बनाया है फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, मतलब जितने भी कंट्रीज हैं वो आपस में मिलकर एक कनेक्टिविटी को सिक्योर करेंगी ताकि एक दूसरे कंट्री में जाने के लिए इजी एक्सेस मिले, वीजा वगैरह की जरूरत ना हो, और एक दूसरे कंट्री का जो रिलेशनशिप है वो और ज्यादा इंक्रीज हो सके, ताकि रीजनल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे हर एक कंट्री का जो भी कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं उन सब चीजों को सॉल्व कर सके, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस सारे के सारे कंट्रीज ने साथ में मिलकर एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ऑन क्रिमिनल मैटर के लिए एक ट्रीटी साइन की है। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जस्ट सपोज बिम्स्टेक में से कोई भी एक कंट्री, जैसे मान लीजिए कि म्यांमार है, म्यांमार को किसी भी तरीके का अगर क्रिमिनल लीगल असिस्टेंस चाहिए होता है तो इंडिया क्या करेगा, अपने बेस्ट लॉयर्स को म्यांमार भेज सकता है उनकी हेल्प के लिए।
बीट एट द लेवल ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या फिर किसी भी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अगर उनको किसी भी टाइप का क्रिमिनल मैटर में हेल्प वगैरह चाहिए तो वहां पर इंडिया जो है या फिर कोई भी कंट्री एक दूसरी कंट्री के यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। और मतलब एक दूसरी कंट्री को अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है कि लीगल मैटर पे मतलब हेल्प वगैरह की जा रही है। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि रिसेंटली हाईलाइट्स क्या क्या हुए हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम स्टैटिक थिंग्स जो कि बिम्स्टेक के बारे में इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म इसके नाम पे बिल्कुल मत जाइएगा, ये एक्रोनिम नहीं है। ठीक है, एक्रोनिम नहीं है, जस्ट रिमेंबर बिम्स्टेक का जो है दैट इट एक्चुअली सिग्निफाइज फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। तो आई फॉर इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, एम से एम मल्टी, ऐसे सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो आपको थोड़ा सा लग सकता है कि ऊपर नीचे है, बट ध्यान रखना है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये इसका मेन फुल फॉर्म है। अब ये एक रीजनल बॉडी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्लोबल बॉडी नहीं है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रीजनल बॉडी एंड अ ग्लोबल बॉडी? बहुत ही सिंपल है। रीजनल बॉडी वो होता है कि जो एक पर्टिकुलर डिफाइंड रीजन के अंदर काम करता है। जैसे कि बिम्स्टेक जो है वो सिर्फ साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर काम करती है, इसके अलावा कहीं काम नहीं करती है। बट ग्लोबल क्या होता है? ग्लोबल का आप एग्जांपल दे सकते हैं यूनाइटेड नेशन। ग्लोबल में क्या होता है? ऑलमोस्ट हर एक डिफरेंट रीजन से, बीट अमेरिका, बीट अफ्रीका, बीट एशिया, बीट यूरोप, हर एक कॉन्टिनेंट से, हर एक रीजन से मेंबर्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस। और जहां पर एक ही पर्टिकुलर रीजन से मेंबर्स इंक्लूडेड होते हैं, दे आर कॉल्ड एज रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो बिम्स्टेक एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 मेंबर स्टेट्स हैं। पीछे मैंने आपको बताया, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट आपको इस तरीके से याद रखना है। बी से बांग्लादेश हो गया, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, बाकी ई सी तो इकोनॉमिक ऑपरेशन है, और बाकी जो बाकी 2 कंट्रीज है, वी हैव नेपाल एंड वी हैव भूटान। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, वी हैव 5 कंट्रीज जो कि साउथ एशिया से हैं। कौन कौन से? वी हैव बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका, ये पांचों साउथ एशिया से हैं। एंड वी हैव 2 यहाँ पर ऐसे हैं जो कि साउथ ईस्ट एशिया से हैं, दोज आर म्यांमार एंड थाईलैंड। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दीज नेम्स। तो आपसे एक चीज पूछा सकता है कि कंट्रीज कौन कौन सी हैं, और एक पूछा सकता है कि रीजन कौन कौन से हैं। तो साउथ एशिया प्लस साउथ ईस्ट एशिया दोनों इसके अंदर इंक्लूडेड है। ऑलराइट, अब देखिए नेक्स्ट चीज, 1997 के अंदर बिम्स्टेक को बनाया गया था थ्रू अ बैंकॉक डिक्लेरेशन। द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड हियर इज कि जो बैंकॉक डिक्लेरेशन है वो किस पर्टिकुलर समिट से सिग्निफाई करता है, मतलब किस पर्टिकुलर समिट से रिलेटेड है बैंकॉक डिक्लेरेशन। जस्ट रिमेंबर कि बैंकॉक डिक्लेरेशन का जहां पर भी नाम आएगा इट विल ऑटोमेटिकली मीन बिम्स्टेक। ठीक है, अब देखिए बिम्स्टेक की जो 7 कंट्रीज जिसके बारे में हमने बात की है, सब के सब मिलकर के 21.7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बनाती है। इसमें से हाईएस्ट किसका है? ऑब्वियसली इंडिया का। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप जीडीपी की बात करेंगे, वर्ल्ड जीडीपी की, तो उसमें भी ऑलमोस्ट 3.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, इतनी हमारी जीडीपी है 7 कंट्रीज की मिलाकर के। ठीक है, इनमें से सबसे लार्जेस्ट जीडीपी किसकी है? इंडिया की। अपार्ट फ्रॉम दिस, वन क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इज कि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां प्रेजेंट है, या फिर इसका सेक्रेटरीट कहां प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन बांग्लादेश, दैट इज इन ढाका। जस्ट रिमेंबर। तो किस तरीके से आप इसको याद रखेंगे? देखिए, आपको याद करने का सिंपल तरीका है, जो बिम्स्टेक है ना, बिम्स्टेक का फर्स्ट वर्ड क्या है? बी। नाउ बी से यहाँ पर 2 हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज है, वन इज बांग्लादेश, सेकंड इज भूटान। जस्ट रिमेंबर कि भूटान और नेपाल को बाद में ऐड किया गया था, यानी कि भूटान कैन नॉट बी द ओरिजिनल मेंबर। इसका मतलब है बांग्लादेश इज द ओनली कंट्री जो कि बी से है, और वो मतलब स्टार्टिंग से बिम्स्टेक के साथ में है। तो जस्ट रिमेंबर, जो पहला वर्ड है ना, उसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। तो एक्चुअली बांग्लादेश का जो कैपिटल है ढाका, उसी के अंदर बिम्स्टेक का जो कैपिटल है वो भी एक्चुअली प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ जब आप मेंस लिखने जाएंगे तो यू विल फेस अ वेरी वेरी एक टाइप का आपको यूनिक क्वेश्चंस मिलेंगे। उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो एक्चुअली बहुत ही कॉमन है कि क्या सार्क को रिप्लेस कर रहा है बिम्स्टेक। नाउ यू नो कि सार्क जो है टोटली एक डिफरेंट एसोसिएशन है, बिम्स्टेक एक टोटली डिफरेंट एसोसिएशन है। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? वी हैव साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दैट इज सार्क। एंड बिम्स्टेक को हमने देख लिया अभी, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बे ऑफ बंगाल के रीजन में है, ये साउथ एशियन रीजन के अंदर है। तो क्या सार्क हट करके बिम्स्टेक आया है? लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। ठीक है, समझते हैं इसको। देखिए 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर पावर में आती है, सो व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने सारे के सारे सार्क कंट्रीज को यहाँ पर अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी के अंदर बुलाया था। अगर आप सार्क कंट्री की बात करेंगे तो सार्क कंट्री का सीधा सा मतलब है इंडिया के सारे नेबर्स। वी हैव इंडिया, वी हैव पाकिस्तान, वी हैव अफगानिस्तान, ठीक है, यहाँ पर नेपाल, यहाँ पर भूटान, वी हैव म्यांमार, वी हैव बांग्लादेश। ये सारे के सारे सार्क कंट्रीज हैं, मतलब हमारे जो नेबर्स हैं वो सब के सब सार्क के मेंबर्स हैं, सिंपल वर्ड्स में। ऑलराइट, तो हमने इन सबको बुलाया था बिकॉज ये सब के सब हमारे नेबर्स हैं। एंड व्हाट वी वांटेड टू डू वाज, हम अपने नेबरहुड्स को, मतलब अपने जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। सो टेक्निकली हमने अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर, बिकॉज देखिए एक चीज समझिए, इफ यू हैव 2 फ्रेंड्स, एक फ्रेंड जस्ट सपोज दिस इज इंडिया एंड दिस इज बांग्लादेश, ठीक है। सो इफ वी हैव टू चूज अ फ्रेंड बिटवीन दिस जो कि बांग्लादेश है एंड जस्ट सपोज यहाँ पर इंडोनेशिया है, तो उनमें से अगर किसी एक को हमें फ्रेंड चूज करना होगा तो डेफिनेटली वी शुड चूज बांग्लादेश, बिकॉज बांग्लादेश इज नियर टू अस। बांग्लादेश हमारा डायरेक्टली इमीडिएट नेबर है, तो टेक्निकली हमें वो ज्यादा बेटर तरीके से हेल्प कर सकता है, फिर हम उसकी हेल्प कर सकते हैं एंड वो ज्यादा जल्दी हमारे लिए काम आ सकता है, इसलिए हमें उसको ज्यादा अच्छा फ्रेंड बनाना चाहिए, राइट। सो कहते हैं कि जो नेबर्स होते हैं दे आर द फर्स्ट फ्रेंड्स, इसलिए इंडिया ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के थ्रू क्या किया, जितने भी आसपास के कंट्रीज थे उन सबके साथ अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करना स्टार्ट किया। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो लिया गया वो ये था कि 2014 के अंदर जब न्यू गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट जो फॉर द फर्स्ट टाइम जब पावर में आती है, सो व्हाट दे डिड वाज सार्क के सारे कंट्रीज को इंक्लूडिंग पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को भी उन्होंने अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी यानी कि जब उनका शपथ ग्रहण था उसके अंदर इंक्लूड किया, उनको इन्वाइट किया गया। नाउ इसमें से
हर एक प्राइम मिनिस्टर आता है और उसी टाइम में सार्क की 18 समिट भी होती है, मतलब सार्क की समिट 2014 के अंदर हुई थी और जो कि काठमांडू के अंदर हुई थी, मतलब बेसिकली वहां पर होती है, वहां पर भी बातचीत वगैरह स्टार्ट होती है। इसका मतलब क्या है, 2014 के अंदर द लास्ट सार्क समिट वाज हेल्ड ना। 2016 के अंदर देयर वाज अ उरी अटैक। उरी अटैक आप जानते हैं, इंडिया के अंदर जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है वहां पर देयर इज अ रीजन कॉल्ड एज उरी। वहां पर पाकिस्तान के कुछ मतलब जो इंसर्जेंट्स वगैरह थे उन्होंने अटैक किया था। नाउ उरी अटैक के कारण क्या हुआ था, जो सीआरपीएफ के ऊपर अटैक होगा, आपको याद होगा राइट। उस अटैक के कारण क्या हुआ था, व्हाट इंडिया स्टार्टेड टू डू वाज, इंडिया को एक चीज पता थी कि इंडिया का सबसे बड़ा जो राइवल है राइट नाउ पाकिस्तान है, एंड पाकिस्तान लगातार अपने ट्रांसनेशनल एक्टर्स जैसे कि टेररिस्ट वगैरह हो गए, उन सबको यूज करके एक प्रॉक्सी वॉर क्रिएट करता है इंडिया के अंदर। अब उसके कारण वो डायरेक्टली वॉर भी नहीं करता है, बट वो प्रॉक्सी वॉर क्रिएट करता है। दैट इज वाई व्हाट इंडिया स्टार्टेड टू डू वाज, इंडिया ने इस पाकिस्तान को हल्का सा मतलब साइड करना स्टार्ट किया। नो हमने देखा कि सार्क के अंदर पाकिस्तान इंक्लूडेड था, बट यहां पर जो बिम्स्टेक है उसके अंदर तो बेसिकली इंक्लूडेड नहीं है राइट। इसलिए व्हाट इंडिया स्टार्टेड टू डू वाज, इंडिया ने बिम्स्टेक को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया एट द एक्सपेंस ऑफ सार्क। मतलब कि सार्क को पीछे छोड़कर इंडिया ने बिम्स्टेक को यहां पर प्रमोट करना स्टार्ट किया। नाउ गोवा के अंदर ब्रिक्स की समिट होती है 2018 के अंदर, ठीक है। जब ब्रिक्स की समिट होती है साथ ही साथ में यहाँ पर बिम्स्टेक के लीडर्स की समिट बुलाते हैं हमारे इंडिया वाले, और उसी साथ में मतलब बातचीत करते हैं। मतलब पॉइंट इज कि ब्रिक्स की समिट होने के बावजूद उसी टाइम में बिम्स के लीडर जो बिम्स्टेक है उसके लीडर्स को बुलाया जाता है, उनके साथ बातचीत की जाती है। दिस शोज कि हम सार्क के ऊपर एक्चुअली बिम्स्टेक के लोगों को, जो हमारी कंट्रीज है उनको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस 2016 के अंदर ही एक्चुअली हमने क्या किया, सार्क के समिट का बॉयकॉट करने की बात की, बिकॉज उस टाइम सार्क का समिट जो है इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान के अंदर होने वाला था। हमने लगातार उस चीज के अगेंस्ट बॉयकॉट करना स्टार्ट किया। बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज जैसे कि बिम्स्टेक कंट्रीज थे, उन लोगों ने इंडिया का सपोर्ट भी किया इस चीज के लिए कि सार्क कंट्रीज को हम यहाँ पर जो भी मतलब सार्क के डिफरेंट कंट्रीज है या फिर सार्क का जो समिट है उसको हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं, मतलब उनके साथ उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। उसी कारण क्या हुआ, जो सार्क था उसका एक इनडेफिनेट एक टाइप का पीरियड के लिए एक टाइप को उसको पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब इट वाज एक्चुअली पोस्टपोन मतलब लंबे टाइम के लिए। अब देखिए समझिए, जो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान वाज द बिगेस्ट कल्प्रिट जिसके कारण एक्चुअली सार्क यहाँ पर पूरी तरीके से बंद हो गया। उसके कारण क्या हुआ, एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो कि इंडिया के पास प्रेजेंट था वो पाकिस्तान के कारण बंद हो गया। दैट इज व्हाई इंडिया स्टार्टेड टू डेवलप बिम्स्टेक यहाँ पर मतलब उसका ऑल्टरनेटिव में। तो यस दिस इज राइट, आप ऐसा कह सकते हैं कि जो सार्क था, सार्क को यहाँ पर के मतलब रोक करके उसके एक्सपेंस पे बिम्स्टेक को यहाँ पर चलाया जा रहा है। सो यस एक्चुअली बिम्स्टेक हैज राइट नाउ बिकम a kind of alternative for SAARC, but just for India. Just remember, just for India. ऐसा नहीं है कि जो बाकी कंट्रीज है उनके लिए भी एक टाइप के ऑल्टरनेटिव की तरह काम कर रहा है, ऐसा नहीं है राइट। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गया कि किस तरीके से हम SAARC के बदले में बिम्स्टेक को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस वाज आवर फर्स्ट आर्टिकल। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ बात करने वाले श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में, और रिसेंटली जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर सर है वो भी रिसेंटली वहाँ पर गए थे, वहाँ पे उन्होंने बातचीत की है। तो उसमें क्या क्या चीजें हुई है उसको हम समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है ही रिसेंटली विजिटेड श्रीलंका। वहां पे उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है, जहां पर उन्होंने बोला है कि 3 डिफरेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जिसका नाम है नैनातीवू, सेकंड का नाम है डेल्फ्ट को देखिए, डेल्फ्ट का एक और नाम है नेदुन थीवू, और थर्ड का नाम है अनालाइतिवू, ठीक है। सो नैनातीवू, नेदुनतुवू और अनालाइतिवू, ये तीनों ही जाफना पोर्ट के आसपास में, तीनों की जो हाइब्रिड को मतलब प्रोजेक्ट्स को जो डेवलप करने की बात है वो इंडिया को यहाँ पर दे दिया गया है। तो एक चीज समझिए, ये तीनों जो आप प्रोजेक्ट्स यहाँ पर देख रहे हैं, और मतलब नैनातीवू, ये वाला और ये वाला, ये तीनों ही पहले चाइनीज वेंचर्स को दिए गए थे, चाइनीज कंपनीज वगैरह को दिए गए थे। अभी रिसेंटली इन सबको चेंज करके इंडिया को दे दिया गया है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ मॉरल विक्ट्री फॉर इंडिया राइट नाउ। श्रीलंका के नॉर्दर्न साइड में और ईस्टर्न साइड को अगर आप इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर इंडिया के 2 ऑलरेडी डिफरेंट एनर्जी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये थर्ड ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो कि यहाँ पर इंडिया को मिला है। नो हुआ क्या है, इसके बदले में इंडिया क्या करेगा, बदले में $1 बिलियन का US डॉलर का शॉर्ट टर्म एक टाइप का लोन वगैरह प्रोवाइड करेगा, जो कि मतलब इनको प्रोवाइड करेगा, श्रीलंका को प्रोवाइड करेगा, ताकि श्रीलंका के अंदर जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह चल रहा है उन सबको हटा सके। अब देखिए, अगर आप श्रीलंका को देखेंगे, दिस इज अ काइंड ऑफ मैप फॉर श्रीलंका। इस तरीके का मैप श्रीलंका का। तो अब ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड एज जाफना, और जाफना के अंदर यहीं पे वो तीनों हाइड्रो प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट है, जहां पर एक्चुअली जो मीटिंग हो रही है, मीटिंग होने वाली है, उसके कारण बेसिकली जो भी हाइड्रो डेवलप वगैरह करना है वो जाफना के अंदर ही करना है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी द हाइलाइट्स, कौन कौन सा हाइलाइट्स अभी रिसेंटली मीटिंग के लिए हुए हैं। अब देखिए 2021 के अंदर क्या हुआ था, ये तीनों ही जो डिफरेंट मतलब जो ये आइलैंड्स हैं जहां पर ये एनर्जी हाइड्रो पावर एनर्जी को डेवलप करना है, ये पहले श्रीलंका कैबिनेट ने डिसाइड किया था कि चाइनीज कंपनी जिसका नाम है सिंसोआर मतलब ईटेक्विन, इसको प्रोवाइड किया गया था। हुआ क्या था कि देयर इज अ बैंक कॉल्ड एज एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक बिडिंग कराई थी, और उस बिडिंग के बाद एक्चुअली चाइना जीत गया था इस बिडिंग में, और चाइना को तीनों ही कंपनी की यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई थी। बट इंडिया ने इसके अगेंस्ट कंसर्न्स एक्सप्रेस किए और बताया कि वी आर मतलब ऑल्सो विलिंग टू डू दिस पर्टिकुलर सेम थिंग। अब क्या कहते हैं, चाइना क्या कर रहा था, चाइना बदले में एक टाइप का लोन दे रहा था। व्हाट इंडिया सेड वाज कि हम आपको लोन नहीं देंगे, हम आपको ग्रांट देंगे। तो देखिए, ग्रांट और लोन में फर्क क्या होता है। लोन ऐसा होता है जो कि आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करना होता है, बट ग्रांट का मतलब होता है आप सिंपली उस पैसों को यूज कर सकते हैं, और जब भी आपके पास फ्यूचर में कभी पैसे वापस आएंगे तो आप वो पैसा दे सकते हैं विदाउट इंटरेस्ट। वंस अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखिए देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज लोन, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज ग्रांट।
समझिए, जस्ट सपोज कि मैं आपको भी 100 रुपए देता हूं, ठीक है, एज अ लोन। अगर मैं आपको 100 रुपए एज अ लोन देता हूं एंड आई सेट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, सो व्हाट यू विल हैव टू डू इज आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद आपको इसमें से 100 रुपए के बदले मुझे 110 रुपए वापस करने होंगे। दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ लोन। नो व्हाट इज ग्रांट? सेम थिंग, मैं आपको अगर 100 रुपए ग्रांट देता हूं, नाउ व्हाट यू विल हैव टू डू इज कि दिस, ये जो एक साल का टाइम पीरियड है, पहली बात तो टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है, और सेकंड चीज, जब भी आपके पास पैसे होंगे तो यू विल हैव टू रिटर्न मी ओनली 100 रुपीज, नॉट 110 या फिर कोई भी ज्यादा पैसे, बिकॉज देयर इज नो इंटरेस्ट रेट इन दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर इंटरेस्ट रेट डिसाइड भी होता है दैट इज इन 0.07% समथिंग, मतलब बहुत ही कम होता है, तो टेक्निकली वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। सो क्या होता है, ग्रांट इज फार फार बेटर एज कंपेयर टू लोन। बट यहाँ पे चाइना लोन प्रोवाइड कर रहा था, बट इंडिया ने बदले में ग्रांट प्रोवाइड किया, एंड दैट इज वाई श्रीलंकन कंपनी जो थी उन्होंने ग्रांट को एक्सेप्ट कर लिया एंड लोन को हटा दिया। नाउ इसके अलावा इंडिया और श्रीलंका साथ में मिलकर एक मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर बना रहे हैं, जिसके थ्रू क्या होगा, दोनों ही कंट्री का जो डिफेंस सेक्टर होगा वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से कोलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए ये वाला जो है मैरीटाइम रिसोर्स कोऑर्डिनेशन जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है, वो हमारी एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी बोला हुआ है। बोला ये है कि जितने भी आसपास के कंट्रीज है, जितने भी ऐसे ही नेबरिंग कंट्रीज है जो कि साथ में मिलकर किसी भी पर्टिकुलर एरिया को मतलब एक टाइप का मॉनिटर करना चाहती है, किसी भी सी एरिया को मॉनिटर करना चाहती है, उस एरिया में कर सकती है। कोई भी ऐसा एरिया जो कि इमरजेंसी में फंसा हुआ है, या फिर मतलब इमरजेंसी के टाइम में अगर एक पर्टिकुलर कंट्री दूसरे कंट्री से यहाँ पर कॉपरेट करना चाहती है, तो वो ये सब कर सकती है थ्रू अ थिंग कॉल्ड एज मैरीटाइम रिसोर्स कोऑर्डिनेशन सेंटर। वही रिसेंटली इंडिया और जो श्रीलंका के साथ में उन्होंने साइन किया है, जहां पर किसी भी लोग को रेस्क्यू करना हो, इवैक्यूएट करना हो, कोई डिस्ट्रेस में उनको हेल्प करनी हो, कोई भी मतलब एनवायरमेंटल से रिलेटेड डिजास्टर होता है जैसे कि ऑयल स्पिल्स वगैरह है, इन सब चीजों में हर एक जगह पे हेल्प कर सकता है। नो, इससे इंडिया को क्या फायदा है? इंडिया को सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो इंडिया का सागर इनिशिएटिव है, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नाम का जो इनिशिएटिव है, उस चीज को यहाँ पर प्रमोशन मिल रहा है, मतलब काफी ज्यादा ये प्रमोट हो रहा है, जिसके अंदर इंडिया, श्रीलंका तो पार्ट है ही, रिसेंटली मालदीव्स भी पार्ट बना था और रिसेंटली मॉरिशस भी पार्ट बन गया। इसका मतलब क्या है, पहले इसके अंदर सिर्फ 3 कंट्रीज हुआ करते थे, अब इसके अंदर एक और कंट्री बढ़ गया है। तो दिस शोज की जो हमारा सागर इनिशिएटिव है वो लगातार बढ़ रहा है और काफी जो डिफरेंट कंट्रीज वगैरह है वो इसको काफी सपोर्ट कर रही है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स देयर आर सम फिशरीज हार्बर जो इंडिया इसको डेवलप कर रहा है, जैसे कि वी हैव पॉइंट पेड्रो, वी हैव पेसालाई, वी हैव गुरुनगर। ये कुछ प्लेसेस हैं जो कि मतलब श्रीलंका के अंदर प्रेजेंट है, यहीं पर फिशरी के हार्बर्स बनाने में हेल्प करेगा इंडिया। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इज पॉइंट पेड्रो कहां प्रेजेंट है, श्रीलंका, पेसालाई कहां प्रेजेंट है, श्रीलंका, गुरुनगर कहां प्रेजेंट है, श्रीलंका, एंड वी हैव वन मोर प्लेस कॉल्ड एज बालापितिया, दैट इज आल्सो प्रेजेंट है श्रीलंका। ये चारों ही प्लेसेस श्रीलंका के अंदर प्रेजेंट है, एंड दीज 4 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फिशरीज, एंड ये सबके सब इंडिया इसको डेवलप कर रहा है। जस्ट रिमेंबर दीज 3 थिंग्स एंड दैट्स ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया एजुकेशन सेक्टर को, फिर जो वहाँ का जो डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट है, जैसे कि हमारा जिस तरीके का आधार सिस्टम है उस तरीके से उनका भी एक डिजिटल आईडी प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है, फिर डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग वगैरह, इन सब चीज़ों में भी श्रीलंका काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है, बेसिकली श्रीलंका को हेल्प कर रहा है इंडिया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो तमिल्स का क्वेश्चन होता है, आप जानते हैं कि बहुत सारा जो लॉन्ग पेंडिंग टाइप का तमिल क्वेश्चन है, काफी सारे प्रॉब्लम्स वगैरह जो तमिल सेक्टर के अंदर चलते हैं, उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए भी इंडिया ने यहाँ पर बातचीत वगैरह करनी स्टार्ट हुई है, ताकि जो भी तमिलियंस के बीच में जो प्रॉब्लम है, जो भी कल्चरल इशूज वगैरह उनको सॉल्व कर सके। रिसेंटली कुछ इशूज वगैरह जो इंडिया श्रीलंका के बीच में आए हैं, आप जानते हैं इसके बारे में हमने काफी बात की हुई है। पहला है फिशरमैन का इशू। आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट 284 इंडियन फिशरमैन राइट नाउ ऐसे हैं जो कि अभी श्रीलंका की कस्टडी के अंदर प्रेजेंट है। अराउंड 53 इंडियन बोट्स ऐसे हैं जिनको कॉन्फिस्केट कर लिया गया है। तो इन सब चीजों को हम सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज फिशरमैन दे पोज नो थ्रेट टू श्रीलंका इकोनॉमी, या फिर उनको मिलिट्री लेवल पे किसी टाइप का थ्रेट वगैरह अपोज नहीं करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, चाइना जो है, चाइना यहाँ पे लगातार इंडिया और श्रीलंका के बीच में आ रहा है। चाइना लगातार अपनी इकोनॉमिक फुटप्रिंट को इंक्रीज कर रहा है। चाइना यहाँ पे लार्जेस्ट इन्वेस्टर राइट नाउ श्रीलंका का। ऑलमोस्ट 23.6% ऑफ चाइना जो श्रीलंका के अंदर जो एफडीआई आती है वो चाइना से आती है। सोचिए, इंडिया सिर्फ 10.4% प्रोवाइड करता है, बट चाइना ऑलमोस्ट 23% के आसपास प्रोवाइड करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वी हैव कि जो चाइना है वो देखिए सिर्फ वो सामान बेचता नहीं है, बट श्रीलंका का सामान खरीदता भी है। तो श्रीलंका के लिए जो डिफरेंट जो मतलब एक्सपोर्ट्स वगैरह करने का जो सामान है ना, उन सबको एक्सपोर्ट करने के लिए बेस्ट तरीका है वो मतलब चाइना। वो बेसिकली अपना जितना भी सामान वगैरह वो चाइना के अंदर बेचता है वो। अपार्ट फ्रॉम दिस, चाइना ने ऑलमोस्ट 10% ऑफ द एक्सटर्नल डेट जो है वो मतलब श्रीलंका ने चाइना से लिया हुआ है। सो पॉइंट इज कि चाइना श्रीलंका की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया को भी यहाँ पर अपने पॉइंट्स को प्रपोज करना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये था हमारा सेकंड इशू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अच्छा, बिफोर दैट देयर इज वन क्वेश्चन जो कि इसके रिलेटेड आया हुआ है। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2020 यानी कि रीसेंट प्रीलिम्स के अंदर ये आया हुआ था। देखिए क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन इजी है टफ है क्या है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। द फर्स्ट स्टेटमेंट वाज, अच्छा पहली चीज निकालनी क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, द फर्स्ट स्टेटमेंट वाज द वैल्यू ऑफ इंडो-श्रीलंकन ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डेकेड। सेकंड चीज, textile and textile articles constitute an important item of trade between India and Bangladesh. Third, in the last 5 years, Nepal has been the largest trading partner of India in South Asia. Right? These are the 3 questions that you need to find out. आपको वीडियो को पॉज कीजिए and just try to answer this particular question. Alright, so I hope आपने इस चीज को कोशिश किया होगा। Let's try to solve this particular question हल्का सा systematically, without knowledge इसको solve करने की कोशिश करते हैं।
देखिए फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसमें से सबसे ऑब्वियस मतलब स्टेटमेंट कौन सा है जिसमें आपको ये सही या गलत आप चूज कर सकते हैं, दैट इज द थर्ड स्टेटमेंट। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द थर्ड स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। बोला कि पिछले 5 सालों के अंदर नेपाल जो है भारत का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हमारे जो आसपास के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है उसको हम देखते हैं पहले कौन कौन से हैं। वी हैव पाकिस्तान, वी हैव अफगानिस्तान, वी हैव नेपाल, वी हैव भूटान, देन वी हैव अफगानिस्तान, सॉरी देन वी हैव यहाँ पर श्रीलंका हो गया, देन वी हैव म्यांमार एंड वी हैव बांग्लादेश। ये आर 7 कंट्रीज जिसको हमें यहाँ पर ट्रीट करना है। अब मुझे बताइए ये सब के सब कंट्रीज में से क्या नेपाल इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, क्या मतलब म्यांमार से या बांग्लादेश से बड़ा हो सकता है? देखिए अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको मालूम है तो आपको ये चीज पता होगा कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो हमारे आसपास में वो बांग्लादेश है। मतलब जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उन सब में बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो कि इंडिया का है। सो टेक्निकली देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेपाल एक इतनी छोटी कंट्री है, प्लस नेपाल के साथ इतने सारे इशूज वगैरह, बॉर्डर इशूज वगैरह हैं कि सेकंड चीज ओपन बॉर्डर्स वगैरह, उसके कारण जो ट्रेड वगैरह है वो इतना लार्ज नहीं हो पाता है, राइट। सबसे लार्जेस्ट जो ट्रेड हमारा होता है दैट इज फ्रॉम बांग्लादेश। तो थर्ड स्टेटमेंट डेफिनेटली इज रॉन्ग और हमें करेक्ट ढूंढना है। इसका मतलब है थर्ड स्टेटमेंट को तो हम हटा सकते हैं, तो थर्ड को जैसे हमने हटाया ये हट गया और ये हट गया। Now we are left with two options यहाँ पर 1 and 2 and 2। Now 1 and 2 और 2 से हमें क्या समझ आता है? एक चीज तो हमें समझ आता है कि 2 ऑप्शन दोनों में, इसका मतलब है 2 is going to be definitely correct। सेकंड स्टेटमेंट क्या था कि जो टेक्सटाइल और टेक्सटाइल आर्टिकल्स है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड है बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है, ये चीज हम समझ गया। ऑलराइट, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आंसर क्या होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द स्टेटमेंट इज द वैल्यू ऑफ इंडिया श्रीलंका ट्रेड जो है इट हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डेकेड, मतलब पिछले 10 सालों के अंदर क्या इंडिया और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच का जो ट्रेड है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है। ऑलराइट, अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो अगर आप पिछले 10 साल देखेंगे, 10 साल का मतलब देखिए 2020 के अंदर पेपर आया था और 2020 के अंदर क्वेश्चन आया था, यानी कि 2010 से लेकर 2020 के बीच में पूछ रहा था। द पॉइंट वाज कि आप जानते हैं कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उस फाइनेंशियल क्राइसिस का इंपैक्ट 2012 तक रहा था। 2012 तक तो श्रीलंका की इकोनॉमी वैसे ही डाउन थी। उसके बाद श्रीलंका की इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। उसके कारण क्या होता है आप जानते हैं कि इतने सारे इश्यूज वगैरह आते हैं। श्रीलंका आईएमएफ, आज ही हमने इसको आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया है, आईएमएफ के पास जाता है, लोन्स लेता है, प्रॉब्लम होती है, ये होता है, वो होता है। द पॉइंट इज श्रीलंका ऑलमोस्ट पिछले 15 सालों से लगातार इस पर्टिकुलर चीज को झेल रहा है। तो क्या भारत और श्रीलंका का जो ट्रेड है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो सकता है? इज देयर अ पॉइंट? देयर इज नो पॉइंट। देखिए हो सकता है कि आपको सुनने में बहुत ही इलॉजिकल लग रहा हो कैसे कैसे, बट अगर आपको इंडिया और श्रीलंका का, देखिए अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है इसके बारे में कि श्रीलंका किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, किस तरीके से वो मूव ऑन कर रहा है पिछले लास्ट 10 ईयर से, तो आपको ये चीज डेफिनेटली पता होगा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहे। द रिलेशन has actually started to improve in the last 2 to 3 months जब इंडिया ने फिर से इसकी हेल्प करने की कोशिश की है, बिकॉज उससे पहले रिलेशन अच्छी नहीं थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज आउट, द आंसर इज सेकंड वन, यानी कि टू ओनली इज द आंसर, ठीक है, बाकी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। सो आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसका जो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है जो कि उन्होंने रिसेंटली किया है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की जो कंट्रीज है वो लोग साथ में मिलकर इसका एक्सरसाइज कर रही है, एंड द एक्सरसाइज हैज बीन एक्चुअली कंडक्टेड एट गोवा। टोटल 25 डिफरेंट कंट्रीज है जो कि इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का पार्ट है। ऑलराइट, विच आर द कंट्रीज? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए अगर आप इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम को देखेंगे तो आपको नाम से पता चल रहा होगा ऑल दोस कंट्रीज व्हिच आर एक्चुअली टचिंग इंडियन ओशन, वो सब के सब इसके पार्ट है। नाउ इसी में से 25 में से टोटल 25 मेंबर्स हैं, और उसमें से अराउंड जो मतलब 15 मेंबर्स हैं वो भी रिसेंटली आए थे। द क्वेश्चन दैट कैन बी ओनली आस्क्ड इज क्या इंडिया इसका मेंबर है? यस, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। रिसेंटली गोवा में यानी कि अरेबियन सी के अंदर इसका एक्सरसाइज हुआ है और इट हैज बीन डन सक्सेसफुली, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस एम क्या था इस चीज का? एम ये है कि सारे के सारे कंट्रीज जो आपस में आती हैं उनका जो ऑपरेबिलिटी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो सके, ताकि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वगैरह हो गया, डिजास्टर रिलीफ हो गया, उन सब चीजों के ऊपर और बेटर तरीके से काम कर सके। ये चीज समझ गया? सेकंड चीज, अब देखिए जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह होते हैं उन सब चीजों में कोलैबोरेट करना है और रिस्पॉन्ड करना है बेटर तरीके से सबको साथ में मिलकर। उससे क्या होता है? पायरेसी हो गई, ट्रैफिकिंग हो गया, कोई भी स्मगलिंग वगैरह हो गया, इन सब चीजों से हम सबके सब साथ में मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जितने भी इंडियन ओशन रीजन है ना, उन सब में सबसे प्रीमियर जो फोरम है यानी कि कोऑपरेशन कोलैबोरेशन के लिए, वो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम यानी कि IONS ही है। और इसका पहला जो मीटिंग हुआ था दैट वाज एक्चुअली हेल्ड इन 2008 जो न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। इसका मतलब क्या है? इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का सेमिनार यानी कि पहली बार इसको स्टार्ट करने वाला इंडिया ही था, जो कि 2008 में इसने पहली बार इसको मतलब इसके बारे में बात की थी। तो एक टाइप का वॉलंटरी इनिशिएटिव है जो कि जितने भी कंट्री चाहें उसमें आकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक को आना ही होगा, कोई बाइंडिंग नहीं है पहली बात तो, ठीक है। इसमें क्या होता है सबके सब साथ में मिलकर अपने मैरीटाइम कोऑपरेशन को और ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। दिस इज द मेन एम इस चीज का। बहुत सारे मैरीटाइम जो इश्यूज वगैरह है, जैसे रिलेशन को जो रिलेशन है इसको इंप्रूव करना है, सिक्योरिटी इंप्रूव करना है, इन सब चीजों के लिए काफी डिस्कशन वगैरह होते हैं, बातचीत होती है, दैट्स इट, यही होता है इस चीज में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर एक कंट्री के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो दूसरी कंट्री के पास वहां पर फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है, जितने भी नेवल प्रोफेशनल वो सबके सब साथ में आते हैं, साथ में एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दैट थिंग इज कॉल्ड एज कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है और किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो दिस इज
सिंपली द थिंग जो जिसके बारे में हम समझ रहे हैं। देखिए बहुत ही छोटा सा टॉपिक था बट दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप आपको इस चीज के बारे में समझ आ गया। देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2017 प्रीलिम्स जो कि डायरेक्टली आईओएनएस के बारे में ही पूछा गया था, यानी कि इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के बारे में ही पूछा गया था। नाउ यू नीड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसमें क्या ढूंढना है, वी हैव टू फाउंड आउट द करेक्ट आंसर। तो आपके पास आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं, यू नीड टू ट्राई इट। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि इनॉग्रल आईओएनएस यानी कि पहला जो समिट हुआ था दैट वाज हेल्ड इन 2015 अंडर द chairmanship of Indian Navy. And second statement is IONS is a voluntary initiative that seeks to increase maritime cooperation among navies of the littoral states of the Indian Ocean region. आप वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ऑप्शंस आर 1 and 2 and none of these. ऑलराइट, आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। देखिए अगर आप सिंपली स्टेटमेंट पढ़ेंगे, दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सेकंड स्टेटमेंट तो डेफिनेटली करेक्ट है, राइट। एक टाइप का वॉलंटरी इनिशिएटिव है, मैरीटाइम कॉर्पोरेशन को इंक्रीज करना है, सबके सब नेवी साथ में आएगी इंडियन ओशन रीजन की, दैट इज डेफिनेटली करेक्ट। यानी कि 2 इज डेफिनेटली करेक्ट। यानी कि देखिए ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, और 1 ओनली हो नहीं सकता, यानी कि या तो 2 होगा या फिर 1 और 2 दोनों होगा। फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो क्या इसका चेयरमैनशिप इंडिया के पास था? यस, डेफिनेटली न्यू दिल्ली के अंदर ये हुआ था। बट क्या ये 2015 के अंदर पहली बार हुआ था? नो, इट वाज हेल्ड इन 2008, राइट। एंड दैट इज व्हाई द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे रॉन्ग होता है ये चीज खत्म, एंड द आंसर इज ब्रावो, यानी कि 2 ओनली। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। आई होप आपको चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करने वाले हैं सतकोसिया टाइगर रिजर्व के बारे में, सॉरी जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि एक्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है। देखिए जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है उसका न्यूज ये है कि यहाँ पर एक मैसिव फायर ब्रोक आउट हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ वाइल्ड फायर। नाउ ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट के अंदर वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फायर और उसके स्प्रेड के कारण। और देखिए एक चीज समझिए, हमारा जो भी राइट नाउ जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एडवांस ऑलरेडी हो चुकी है। हमारे पास सैटेलाइट वार्निंग्स वगैरह है, हमारे पास रियल टाइम मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड फायर रिस्पॉन्स सिस्टम है, बट इसके बावजूद हम अपने एक्चुअली यहाँ पर फायर को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि यूएनईपी यानी कि यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने फरवरी 2022 यानी कि लास्ट मंथ एक रिपोर्ट रिलीज किया था जिसमें उन्होंने ये बोला कि जो वाइल्ड फायर होते हैं वो पूरी तरीके से एक नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं और वो बहुत ज्यादा डेंजरस मतलब होते जा रहे हैं और इनकी प्रॉब्लम जो है लगातार बढ़ती जा रही है। एंड बिकॉज ऑफ दिस बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट वगैरह हैं जो लगातार पूरी तरीके से खराब हो रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 381 फॉरेस्ट फायर्स ऑलरेडी आ चुके हैं बाय 30th ऑफ मार्च। मतलब अगर आप कुछ दिन मतलब कल तक की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 381 फायर्स यहाँ पर रिपोर्ट किए गए हैं राइट नाउ इंडिया के अंदर। अगर आपसे पूछा जाता है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ फायर्स कहाँ हैं तो वी हैव मध्य प्रदेश, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फायर्स वगैरह हुए हैं। नो फायर्स बेसिकली होते क्या हैं? देखिए आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हमारे आसपास का एनवायरमेंट है वो लगातार वार्म हो रहा है। नो व्हाट हैपेंस अगर एनवायरमेंट वार्म हो रहा है तो एनवायरमेंट अगर वार्म हो रहा है तो उसका मतलब है एनवायरमेंट के अंदर मॉइस्चर है साथ में एनवायरमेंट के अंदर वार्मथ है यानी कि गर्मी है। नो व्हाट हैपेंस इज जब एक सूखा पेड़ दूसरे सूखे पेड़ से टकराता है तो इट एक्चुअली कॉजेज सम टाइप ऑफ फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन के कारण क्या होता है? छोटी छोटी चिंगारी निकलती है और उस चिंगारी निकलने के कारण क्या होता है? ड्राई ग्रास, लीव्स, छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह हो गए उन सबके अंदर छोटे छोटे आग लग जाती है। ना देखिए जब छोटी छोटी आग लगती है ना तो ये एक्चुअली आसपास के एरियाज में स्प्रेड होनी स्टार्ट हो जाती है। आसपास का एरिया अगर ड्राई हो तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है बिकॉज ड्राई चीजों में जल्दी आग लगती है और उसके कारण प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड दैट इज वाई वो पूरी इसे कहते हैं वाइल्ड फायर, मतलब कि अपने आप आग स्टार्ट होती है और वो पूरे आसपास के एरिया के अंदर फैल जाती है। दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ वाइल्ड फायर। ये था हमारा मेन चीज जो कि हमारा न्यूज में चल रहा था। नो लेट्स टॉक समथिंग अबाउट सरिस्का टाइगर रिजर्व। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, राजस्थान के अंदर प्रेजेंट है। राजस्थान के अंदर देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के अंदर ये चीज प्रेजेंट है अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसको 1955 के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था। 1978 के अंदर इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया और इसको बाद में फिर जो हमारे पास प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 के अंदर स्टार्ट हुआ था उसके अंदर इसको इंक्लूड कर लिया गया। ऑलराइट, फेयर इनफ। ऑलराइट, अब देखिए जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है ये पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करता था जहां पर बहुत सारे रूइंड हमें टेंपल्स मिले हैं। वी हैव एक्चुअली फाउंड फोर्ट्स, पवेलियंस, पैलेसेस, ये सब हमें मिले हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर फोर्ट्स की बात करेंगे, पैलेसेस की बात करेंगे, वी हैव गॉट वन कंकरवाड़ी फोर्ट। कंकरवाड़ी फोर्ट देखिए इस सरिस्का टाइगर रिजर्व के बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट है। तो ये जो मैं आपको आगे फोटो दिखाऊंगा बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्ट। देखिए माना जाता है कि वो फोर्ट है। आप जानते हैं कि जब औरंगजेब जो पावर में आया था उससे पहले उसके फादर कौन थे? शाहजहां। What happened was जब शाहजहां जब यहाँ पर बीमार हुए थे एंड एवरीवन न्यू दैट अब मतलब बेसिकली वो अपने नेक्स्ट वारिस को चुनने वाले हैं। सो शाहजहां के यहाँ पर कुछ बेटे थे जो कि मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, उनमें 2 है। एक वॉज औरंगजेब एंड सेकंड वॉज दारा शिकोह। ठीक है, आपने नाम सुना होगा इनका मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। तो व्हाट देखिए दारा शिकोह यहाँ पर बड़ा था और औरंगजेब यहाँ पर छोटा था। सो टेक्निकली जो गद्दी थी वो दारा शिकोह के पास जाने वाली थी बट औरंगजेब वॉज वेरी एम्बिशियस एंड औरंगजेब वांटेड दिस पर्टिकुलर गद्दी फॉर हिमसेल्फ। सो व्हाट ही डिड वाज उन्होंने दारा शिकोह मतलब औरंगजेब ने दारा शिकोह को पकड़ करके इसी फोर्ट के अंदर कैप्चर कर लिया था। यानी कि औरंगजेब एक्चुअली उन्होंने इम्प्रिजन यानी कि जेल में डाल दिया था अपने छोटे मतलब अपने बड़े भाई को, दारा शिकोह को उन्होंने जेल में डाल दिया था और इसी पर्टिकुलर फोर्ट के अंदर छोड़ दिया था और बाद में उनको मार डाला गया था। सो नाउ लेट मी ट्राई टू शो यू द फोर्ट। ठीक है कि फोर्ट कहां पर प्रेजेंट है। नो देखिए दिस इज द काइंड ऑफ फोर्ट।
दिस इज द फोर्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हैं दिस इज वेरी वेरी रॉयल फोर्ट जो कि यहाँ प्रेजेंट है, और आसपास में जितना आप एरिया देख रहे हैं सब के सब सरिस्का टाइगर रिजर्व का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल शो यू वन मोर फिगर, बट उससे पहले आप यहाँ पर जो एक टेम्पल्स की हम जो बात कर रहे हैं, टेम्पल्स में यहाँ पर एक रूइन टेम्पल है जो कि लॉर्ड हनुमान का टेम्पल है। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज पांडुपोल। पांडुपोल भी यहीं पर प्रेजेंट है, जहाँ पर पांडवास का एक बहुत ही, यानी कि जो महाभारत वाला टाइम है उससे उसको लिंक किया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है। तो जो आप यहाँ पे कंकरवाड़ी फोर्ट देख रहे हैं ना, कंकरवाड़ी फोर्ट का ही देखिए, दिस इज ऑल्सो कंकरवाड़ी फोर्ट का ही पिक्चर है, डिफरेंट एंगल से लिया गया, जस्ट मतलब एज इट इज। ये दोनों ही फोर्ट आप देख सकते हैं, दोनों ही फोर्ट वो फोर्ट है जहां पर औरंगजेब ने एक्चुअली दारा शिकोह को यहाँ पर कैप्चर करके अपने अंदर उसके अंदर रख दिया था और बाद में उसको मरवा दिया था, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि एक्जैक्टली ये चीज कहाँ हुई थी। इसके अलावा जो ये पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे फ्लोरा और फोना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप फ्लोरा की बात करेंगे, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स वगैरह, फोना का मतलब होता है एनिमल्स वगैरह। तो यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर्स प्रेजेंट है, लेपर्ड्स प्रेजेंट है, नीलगाय, सांबर, चीतल, ये सारे के सारे एनिमल्स वगैरह जो है ये सब के सब सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर प्रेजेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव प्रोटेक्टेड एरियाज। कौन कौन से राजस्थान के अंदर प्रेजेंट है आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि जैसलमेर यानी कि राजस्थान के अंदर प्रेजेंट है। वी हैव क्यूलाडियो, वी हैव रणथंबोर नेशनल पार्क, वी हैव सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन वी हैव नेशनल चंबल सेंचुरी, देन वी हैव रामगढ़ विजनरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सब के सब ऐसे सेंचुरीज हैं जो कि राजस्थान के अंदर प्रेजेंट है, एंड वी मस्ट बी वेरी वेरी टिपिकल कि हमें कौन कौन सी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस राजस्थान के अंदर कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, देखिए आप इसको मैप में देख सकते हैं। वी हैव ताल चप्पर यहाँ पे, सर इसका जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ईस्टर्न साइड ऑफ इसकी राजस्थान के अंदर प्रेजेंट है। वी हैव भरतपुर, वी हैव क्यूलाडो, वी हैव गजनीर, वी हैव कुंभलगढ़, वी हैव माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन वी हैव रणथंबोर, वी हैव दारा मतलब दारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन वी हैव रामसागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सब के सब यहाँ पे प्रेजेंट है। देखिए, स्टेट स्पेसिफिक हमें मैपिंग करने की जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, बट वी मस्ट रिमेंबर कि कौन कौन से प्रेजेंट है। सो अगर आपसे पूछा था कि ताल चापर कहां प्रेजेंट है, यू मस्ट बी रिमेंबर कि राजस्थान के अंदर प्रेजेंट है, नॉट इन महाराष्ट्र और एमपी। सिमिलरली गजनेर कहां प्रेजेंट है, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन राजस्थान। सिमिलरली ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, एंड इफ यू आर डन विद दिस पर्टिकुलर थिंग यू विल ऑटोमेटिकली सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चंस मतलब आते कहां पर है, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे तो 2014 के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, और आई हैव इंक्लूडेड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जस्ट टू गिव यू अ बेसिक आइडिया कि एक्जैक्टली किस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब अगर आप टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रेडी करेंगे तो क्या पूछा जाता है। तो वाज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन कि पूछा था कि मतलब इन तीनों में से कौन कौन से करेक्टली मैच्ड है। फर्स्ट वाज डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम, सेकंड वाज गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम, एंड थर्ड वाज सारामती पीक नागालैंड। नाउ इफ यू हैव अ बेसिक आइडिया, आपको ये चीज पता होगी अगर आपने नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कवर किया हुआ है। इफ यू हैव नॉट डन इट, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस। मतलब ऐसे कीजिए, यू टेक अप A4 ब्लैंक शीट, ठीक है। नाउ यू डू व्हाट, आप क्या कीजिए, सबसे ऊपर एक स्टेट का नाम लिखिए, ठीक है, JNK। जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, आपको नेट पे ऑलमोस्ट हर एक जगह पर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूशन की लिस्ट वगैरह मिल जाएगी। जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क से प्रेजेंट है। जस्ट राइट इट डाउन, मतलब विद इन अ सिंगल हेड, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बाद जस्ट गो टू बिहार, ठीक है, देन गो टू यूपी। सिमिलरली हर एक स्टेट का क्या कीजिए, सिंपल नोट कर लीजिए, देन रीड इट ऑफन। उसको 5 बार, 10 बार, 15 बार पढ़िए, एंड यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। इजीली आप जो भी नेम्स है उस पर्टिकुलर सेंचुरी का, उसको आप इजीली उसके स्टेट के साथ उसको किस तरीके से निमोनिक के थ्रू कनेक्ट कर लीजिए और आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। नाउ लेट्स कम बैक टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिसमें आपका फर्स्ट है कि डंपा टाइगर रिजर्व कहां प्रेजेंट है। और देखिए, डंपा टाइगर रिजर्व इज बिल्कुल करेक्टली मैच्ड, ये मिजोरम के अंदर ही प्रेजेंट है, एंड वी हैव सारामती पीक, ये भी नागालैंड के अंदर प्रेजेंट है, बट गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है। ये एक्चुअली प्रेजेंट है त्रिपुरा के अंदर, यानी कि गुमती जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। सो डंपा इज करेक्ट एंड सारामती इज करेक्ट, यानी वी हैव टू फाइंड आउट करेक्ट, यानी कि 1 इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट, आंसर इज चार्ली, ठीक है। इजी वन, अगर आपको मालूम है तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब अगर किसी को ये रिजर्व से याद नहीं है तो वहां पर प्रॉब्लम होती है, बट आई होप ये सब चीजें मतलब सबके सब मतलब इसको कवर करके जाते हैं। तो दिस वाज अ काइंड ऑफ इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के डिस्कशंस। नाउ एज आई हैड टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि अभी देखिए मार्च आज फिनिश हो रहा है, सो दिस इज द लास्ट डे ऑफ मार्च, सो विल बी पॉजिंग, ठीक है, दिस न्यूज़पेपर डिस्कशन ऑफ द इवनिंग। एडिटोरियल डिस्कशन को हम अभी कुछ दिन और इसको एक्सटेंड करेंगे, विल ट्राई टू कवर इट एज सून, मतलब एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट, हमारे मेंस के अंदर वो काम आ सकता है। बट द पॉइंट इज राइट नाउ प्रीलिम्स का सिलेबस जो है दैट विल बी टिल मार्च ओनली, मतलब उसके बाद आप इसके बाद आप प्री का नहीं भी पढ़ेंगे, दैट इज कंप्लीटली फाइन। हल्का फल्का आप न्यूज़पेपर को देख सकते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग इज ऑलवेज अ गुड हैबिट, उसको आप देख सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप करंट अफेयर के लिए उसको ना भी करेंगे तो दैट इज कंप्लीटली फाइन। और बेसिकली आपको जो भी चीजें कवर करनी है, जस्ट ट्राई टू कवर इट एटलीस्ट फ्रॉम जनवरी 2021 अप टिल मार्च 2022, बिकॉज जून के अंदर हमारा पेपर है, बट पेपर बनना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया होगा। तो यू कैन रेफर टू मतलब टिल मार्च, ठीक है, आप रेफर कर सकते हैं, आपका जितना भी करंट अफेयर है वो ऑलरेडी कवर हो जाएगा। इन द लास्ट 2 to 3 ईयर्स अगर आप देखेंगे तो करंट अफेयर का सेक्शन काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया, बट दिस डज नॉट मीन्स कि अगले साल भी मतलब रिड्यूस ही होगा, हो सकता है कि अगली बार क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ जाए। तो जस्ट बी रेडी फ्रॉम बोथ द साइड्स, आपको स्टैटिक प्लस करंट दोनों को यहाँ पर साथ में लेके चलना है। यू जस्ट कांट लूज, किसी भी चीज को यहाँ पर लूज नहीं छोड़ना है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, करंट अफेयर भले ही पिछले 2 साल से कम ना मतलब कम आ रहे हो, बट दिस इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल भी कम आने वाला है। हो सकता है कि अगले साल 40 या 50 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं, राइट। तो जस्ट बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ सिनेरियो, स्टैटिक करंट अफेयर हर एक चीज को साथ में लेके चलना है, एंड यू विल इजिली
इजिली मतलब क्रिपल थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग. सो इसलिए हम इस चीज को पॉज कर रहे हैं आज, जो हमारा करंट अफेयर डिस्कशन है, एंड वी विल अगेन रिज्यूम दिस पर्टिकुलर थिंग जब भी हमारा प्री वगैरह हो जाएगा, उसके बाद हम फिर से इसको रिज्यूम करेंगे. और जो भी देखिए, जो भी चीजें अभी छूट रही है ना, जो अप्रैल वगैरह की छूट रही है, वी विल ट्राई टू कवर इट ऑल. ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें छूट जाएंगी, मतलब आई विल पर्सनली मेक श्योर कि ये सारी चीजें ये सब ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी. ऑलराइट, जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम डिसाइड मतलब उससे हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका कोई भी चीज छूटे ना यहाँ पर. तो क्वेश्चंस फॉर विच आर द मेन प्लास्टिक फाउंड इन ह्यूमन ब्लड. वी हैव थ्री काइंड ऑफ प्लास्टिक्स. वी हैव पीईटी, पॉलीथाइलिन और पॉलीस्टाइरीन. आपको याद होगा, इसके बारे में हमने कल बात की थी. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव तिरूर एंड पोदानूर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं. किस पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड थे? दे आर एक्चुअली रिलेटेड टू मोपाला रिबेलियन, जो कि 1921 के अंदर हुआ था. ठीक है. नेक्स्ट है स्ट्रिंगफ्लेशन. क्या होता है? स्ट्रिंगफ्लेशन वो होता है जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो साइज होता है उसको रिड्यूस कर लिया जाता है, इन द सेंस की जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए उसका साइज को डिक्रीज कर देते हैं. नेक्स्ट इज डेजर्ट फॉक्स का यूसेज स्टेटस क्या है? आप जानते हैं जो डेजर्ट फॉक्स है ऑलमोस्ट 8000 के आसपास हमारे इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, राजस्थान के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए वो लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी के अंदर आते हैं. फाइनली मैंगो डिजीज किससे होती है? मैंगो डिजीज बेसिकली एनिमल्स वगैरह के अंदर होती है, एंड इट इज फ्रॉम माइट इन्फेस्टेशन. माइट्स जो होते हैं उनके कारण ये चीज फैलती है. ठीक है. तो ये था हमारा कल का डिस्कशन, और आज हमने कोई क्वेश्चन नहीं लिया बिकॉज ऑब्वियसली और सारी चीजें हमने कवर कर ली है. ऑलराइट, अब देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस विल ट्राई टू डू व्हाट, हम प्रीलिम्स को रिवाइज करने के लिए जितने भी चीजें हो रखी है ना उसको हम मतलब मैं आपको टॉपिक वाइज इसको अपलोड करता रहूंगा टाइम टू टाइम, ताकि आपका रिवीजन होता रहे. आई ट्राई टू अपलोड ऑलमोस्ट एवरी सिंगल टॉपिक जो कि पिछले हमने 4-5 महीने में कवर किए हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस और भी जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन सब चीजों को भी मैं एक कंपाइलेशन वीडियोस बनाकर इसमें मैं डालता रहूंगा. ठीक है. यू विल गेट ऑल दोज थिंग्स. आप इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं इफ यू लाइक इट. ठीक है. ऑल जस्ट प्लीज डू मतलब शेयर, सब्सक्राइब एंड डू लाइक टू द वीडियो. एंड आई होप यू आर लाइकिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है. ऑलराइट, सो ये था हमारा आज का डिस्कशन. आई होप यू लाइक इट. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.